नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है R.K. मुखर्जी के विचार, यानी रामकृष्ण मुखर्जी के जो भारतीय समाज के बारे में जो उन्होंने अध्ययन कार्य किया, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें उनके जो विचार हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनके जो जिनके अध्ययन कार्य है, उनके जो प्रमुख विषय हैं चर्चा के, उनमें हैं कृषक सामाजिक संरचना, समाजशास्त्री और भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियाँ और भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन। तो इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो उनका विचार है भारतीय समाज के बारे में, वो है कृषक सामाजिक संरचना। तो R.K. मुखर्जी ने बंगाल की जो ग्रामीण संरचना है उस पर कई अध्ययन कार्य किए और रामकृष्ण मुखर्जी ने ऐतिहासिक, आनुभविक और द्वंद्वात्मक आधार पर कृषक सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन किए। उनकी जो पुस्तक है राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें उन्होंने उपनिवेशवाद में संस्थाकरण के सामाजिक आर्थिक इतिहास के बारे में उल्लेख किया है और उन्होंने बताया कि आर्थिक नीतियों की स्थिरता, सामंतवाद, विलासी वर्ग का अंत और नए मध्यम वर्गों का उदय उनके अध्ययनों में शामिल है। इसी प्रकार उन्होंने अपनी पुस्तक द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी में वर्गों की संरचना में परिवर्तन के आधार पर ग्रामीण संरचना में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन कार्य किया है और उनका विचार था कि भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए भारत की संरचना की क्रमबद्धता और उसके नैतिक स्वरूप को समझना आवश्यक है। और ग्रामीण समाज के अपने अध्ययन में उन्होंने वर्ग संरचना की अवधारणात्मक प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया और गांव में वर्ग रचना के आधारों को देखा। और यह अध्ययन उन्होंने विशिष्ट स्रोतों से जो प्राप्त सांख्यिकीय तथ्य हैं उनके आधार पर किया और इसी आधार पर उन्होंने गांव के विकास और संरचना को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में देखा। और इस प्रकार के सांख्यिकीय तथ्य दूसरे प्रदेशों के बारे में भी जुटाए जा सकते हैं उनके अनुसार। और लेकिन जो रामकृष्ण मुखर्जी ने जो अपने अध्ययन है उसको बंगाल तक ही सीमित रखा। दूसरा जो विचार है रामकृष्ण मुखर्जी का, वो है भारत में सामाजिक परिवर्तन और समाजशास्त्री। रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के बारे में विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार उनका मानना था कि समाजशास्त्रियों के लिए परिवर्तन का अर्थ परिणामों को जानने की सटीकता है और जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वह समाज में अंतरों को प्राप्त करने के साथ जुड़ा हुआ है। ये अंतर हमारी अपनी सोच के आधार पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाते हैं, कारण के ये परिणाम हो सकते हैं और इसलिए यदि हम परिवर्तन की आशा करें तो हमें जो प्रमुख जो प्रश्न हैं उनके ऊपर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। और रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार ये जो प्रश्न है वो प्रमुख ये है कि पलायन और किसी स्थिति की जो पलायन का बिंदु है वो क्या है, दोनों अवधियों के बीच अंतर क्या है और इन अंतरों से क्या प्रतिबिंबित होता है, यानी कि कौन से परिणाम हमारे सामने उभर कर आते हैं। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर कि ऐसे प्रतिमान क्यों उभरे हैं समाज में, तो इसके आधार पर हम समाज में परिवर्तन को देख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर के द्वारा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारतीय समाज में दो प्रकार के जो भ्रम हैं वो व्याप्त है। एक तो यही कि नगरीय या औद्योगिक विकास पुराने मूल्यों को नए मूल्यों में बदल देता है और इससे ही समाज में परिवर्तन आता है और अपने समाज में ऐसे रूपांतरणों के साथ हमारी इच्छाएं भी जुड़ी हुई है। जैसे कि
आवागमन के साधन और जनसंचार के प्रसार ने गाँवों को शहरों के नज़दीक ला दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। चाहे उसकी गति कुछ भी हो, लेकिन भारत में नगरीय विकास और नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसने जो उसकी गति है वो तेज हुई है, लेकिन इसका जो प्रभाव है लोगों पर क्या पड़ा है ये हमें देखना होगा। इसी प्रकार नगरीकरण के बारे में रामकृष्ण मुखर्जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें उन्होंने बताया है कि नगरीकरण चाहे नगरीकरण जितना गहरा हो या इस प्रक्रिया की कोई भी दिशा हो, एक सोच अवश्य है। इसमें ग्राम और नगरों के बीच के अंतर, रहने वाले लोगों के नगरीकरण से पहले के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का परिचय देते हैं। अर्थात नगरीकरण से पहले ग्रामीण जीवन की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कुछ और तथा नगरीकरण के बाद कुछ और होती है, यानी कि दोनों में भिन्नता होती है। और भारत में इन ग्रामीण नगरीय अंतरों को किस प्रकार समझाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने 2 प्रश्न खड़े किए हैं। पहला प्रश्न ये है कि नगरीकरण की प्रक्रिया की सघनता और विस्तार को देखते हुए इस संबंध में परीक्षण किया जाए कि क्या सामाजिक संगठन या वैचारिकी के आधार पर रहने वाले व्यक्ति प्रभावित हुए हैं या वे इन परिवर्तनों के प्रति उदासीन हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या सारी प्रक्रिया ग्रामीण नगरीय अनुबंध या द्विभाजन को प्रस्तुत करती है अथवा ग्रामीण नगरीय निरंतरता को प्रकट करती है। आगे उन्होंने ये बताया कि किसी विशिष्ट चरण में जहाँ पे नगरीकरण हो रहा है या तो भ्रष्ट कर रहा है या फिर उनका ध्वंस कर रहा है, यानी कि आखिर में समाज में यह किस प्रकार काम कर रहा है और इसके अस्तित्व को हमें पहले ही तय करना पड़ेगा और हमें ये तय करना पड़ेगा कि यह कैसे हो रहा है। साथ में यह भी समझना पड़ेगा कि नगरीय क्षेत्र कितने दूर है, यातायात का कितना प्रबंध है और लागत की क्या स्थिति है आदि। और बड़ा शहर या छोटा कस्बा, पड़ोस का गांव या दूरी पर स्थित जो गांव है, ये सभी कुछ हमें देखना पड़ेगा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए। और मुखर्जी ने जो अपना अध्ययन है वो प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार के गिरिडीह उप जिले में किया और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रवास के तथ्यों के आधार पर ग्रामीण नगरीय निरंतरता को जानने का प्रयास किया है। और R.K. मुखर्जी ने अपने शोध कार्य के लिए जो प्राथमिक आधारों में से जो प्रमुख आधार माने और उनका जो प्रमुख निष्कर्ष जो सामने आया उनमें यह है कि अभी तक सामाजिक विकास का कोई प्रमाण भारतीय समाज में नहीं मिला है। दूसरा जो निष्कर्ष अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया वो है कि नगरीय जीवन या नगरीकरण को सांस्कृतिक परिवर्तन की भूमिका के साथ जोड़ना एक कठिन कार्य है। तो इस प्रकार भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में R.K. मुखर्जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी प्रकार अगला जो विचार है उनका अगले जो विचार देखने को मिलते हैं वो है भारतीय समाजशास्त्र की प्रवृत्तियाँ, यानी कि R.K. मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के इतिहास को इनकी सैद्धांतिक पद्धति, शास्त्रीय तथा वैधानिकी के एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होने के कारण समझना आसान नहीं है। और उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेंड्स इन इंडियन सोशियोलॉजी में भारत में समाजशास्त्र के लिए निदानात्मक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। और उन्होंने जो प्रमुख प्रश्न खड़े किए हैं भारतीय समाजशास्त्र में, उनमें प्रमुख है जो पहला प्रश्न है वो है कि यह क्या है, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र क्या है। इसमें उसके परिवेश का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि भारतीय समाजशास्त्र कैसे है, यानी कि उसमें उन्होंने वर्गीकरण बताया है। अगला जो प्रश्न है वो भारतीय समाजशास्त्र क्यों है, इसमें उन्होंने कारण बताए हैं। अगले प्रश्न में कि भारतीय समाजशास्त्र क्या होगा, यानी कि इसमें उसकी भारतीय समाजशास्त्र के लिए संभावनाएं बताई है।
अगला जो प्रश्न है उसमें बताया कि ऐसा क्यों होना चाहिए। इसमें उन्होंने इच्छा बताई है, भारतीय समाजशास्त्र के बारे में इच्छा को प्रस्तुत किया है और इन सारे प्रश्नों को उन्होंने क्रमानुसार रखा है और ये कहा है कि इन प्रश्नों को क्रम के अनुसार ही इनको देखा जाना चाहिए और परिवेश की यथार्थता को समझने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को द्वंद्वात्मक आधारों पर देखा जाना चाहिए। और आर.के. मुखर्जी ने सिद्धांत, वैचारिकी और कार्य प्रणाली का उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने ये माना है कि इन प्रश्नों के ये जो प्रश्न बताए हैं भारतीय समाज शास्त्र के बारे में, इन प्रश्नों को उन्होंने अपने पैराडिम में सामाजिक शोध में शोध प्रणालियों, वर्णनात्मक, निदानात्मक प्रस्तुतियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए शामिल किया है। उन्होंने पाया कि तीनों प्रणालियाँ संबंधित हैं, पर आज की आवश्यकता निदानात्मक प्रकार की शोध प्रणाली की है। उनके अनुसार आज के ज्ञान के संदर्भ में सामाजिक यथार्थता को जानने के लिए यही प्रणाली सबसे उपयुक्त है और इस प्रकार सामाजिक शोध वर्णनात्मक होती हुई स्पष्टता को स्वीकार करते हुए निदानात्मक स्तर पर पहुँचेगी। अगला जो विचार है आर.के. मुखर्जी का, वह भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन। इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी में व्यवहारिक रूप में काम कर रहे समाजशास्त्रियों की रचनाओं के आधार पर समाजशास्त्र की व्याख्या की है और उन्होंने इन समाजशास्त्रियों को 5 प्रकारों में बांटा है। प्रारंभिक प्रणेता, आधुनिकता प्रदान करने वाले, आंतरिक लोग और राह बनाने वाले। और भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन भारत और भारत के लोगों पर आधारित है और विषय का विस्तार, विशेषज्ञताओं और विभिन्नताओं ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को बनाया है। यद्यपि जो वर्णनात्मक आधार पर सामाजिक परिस्थिति को प्रस्तुत तो करते हैं, परंतु जो प्रभावी कारणों को समझने में असमर्थ होते हैं वर्णनात्मक आधार पर, तो इन कारणात्मक स्पष्टीकरणों की खोज भविष्य के समाजशास्त्रीय आधारों को मजबूती प्रदान करेगी। और आर.के. मुखर्जी के अनुसार वैश्विक तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र को कैसा होना चाहिए, इस संबंध में उनका गहन चिंतन रहा है। और आर.के. मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्र की जो शुरुआत है वो निगमनात्मक प्रत्यक्षवादी आधार पर हुई थी और आगमनात्मक समाजशास्त्र का प्रारंभ काफ़ी देर से हुआ है और वैचारिकी परेशानियों या दिक्कतों और व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ऐसा हुआ है। बाद में जब गणितीय और सांख्यिकीय आधारों पर स्पष्टीकरण प्रारंभ हुए, तब स्थापित सिद्धांतों पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सामाजिक कारकों को किसी न किसी सैद्धांतिक आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है और मार्क्सवादी, वेबर, दुर्खाइम सभी के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय समीक्षा के लिए स्वीकार किए गए हैं। एक व्यापक सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस आवश्यकता को भुला दिया जाता है कि इनके जो प्रभावीकरण के लिए शास्त्रीय आधार भी आवश्यक है। एक और सिद्धांत की आवश्यकता के स्थान पर यह सोचना अधिक आवश्यक है कि इन सिद्धांतों के एकत्रीकरण के आधार पर ही नए सिद्धांतों की रचनाएं भी की जा सकती है। साथ ही आर.के. मुखर्जी ने ये कहा है कि समाजशास्त्र में मूल्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पर साथ ही यह भी माना जाता है कि तथ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, पर इन दोनों के समन्वय के द्वारा किए गए शोध बहुत कम हैं और समाजशास्त्र को सामाजिक और मानविकी विज्ञान कहा जाता है। तो इस प्रकार आर.के. मुखर्जी ने अपने अध्ययनों में, अपनी रचनाओं में भारतीय समाज के बारे में और जो उनके प्रमुख विचार है वो व्यक्त किए हैं।